नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सामाजिक ज्ञान कक्षा 8 का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर। मैं शुरुआत में आपको एक बात बता देता हूँ, इसको एक मॉडल पेपर ना समझें, क्योंकि जब आप इस पूरे मॉडल पेपर को देखोगे, पढ़ोगे, मनन करोगे तो आप पाएंगे कि आपकी तो पूरी सामाजिक ज्ञान का रिवीजन हो गया। देखिए, मैंने पूरा प्रयास किया है इस मॉडल पेपर को इस तरह से बनाने का, इस तरह से प्रस्तुत करने का, जिससे आपके अधिकाधिक कोर्स का रिवीजन हो जाए। आप देखेंगे कि लगभग इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स का रिवीजन इस मॉडल पेपर के माध्यम से हो जाएगा। तो देखिए, इस मॉडल पेपर को थोड़ा लंबा जरूर है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन भाई उतनी सामग्री आपको ज़्यादा मिलेगी, परीक्षा उपयोगी सामग्री मिलेगी। आपको परीक्षा में कैसा पेपर आएगा पूरी जानकारी मिलेगी, उसी के हिसाब से पेपर आने की संभावना रहेगी। ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँ कि भाई स्किप नहीं करना है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी 87.9% ऐसे श्रोता हैं या दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, अगर पसंद आए तो एक प्यारी सी कमेंट भी छोड़ देना। तो देखिए, प्रथम जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें पहले ही प्रश्न पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी थी। मैंने उसको बहुत ढंग से समझाया था, पर कुछ लोगों ने मेरी बात को शायद सही ढंग से नहीं सुना, अनसुना किया, और उसके बावजूद भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। भाई सही बात तो ये कि आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना ही नहीं तो आप कमेंट करते ही नहीं। सही बात तो ये कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सन 1600 में हुआ था। फिर तब तक ये व्यापार करने के लिए छोटी मोटी कंपनी थी और व्यापार कर रही थी, लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए, अर्थात यूँ कहें कि कंपनी का शासन बंगाल पर हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव सन 1757 में बंगाल के गवर्नर बने। ध्यान रखना भाई, सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने। उसके पश्चात फिर 1773 में रोलिंग एक्ट आया भाई, उसके अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद कर दिया। और उस समय गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसलिए पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। तो ध्यान रखना, वो भारत के नहीं थे। क्यों भारत के क्यों कह सकते हैं भाई उस समय? क्योंकि उस समय कंपनी का अधिकार केवल बंगाल और मुंबई छोटी छोटी जगहों पर था, संपूर्ण भारत पर कंपनी का अधिकार नहीं था, इसलिए उसको कैसे कह सकते हैं भाई। उसके पश्चात अंग्रेजों ने दमनकारी नीति, विलय संधि और जिन क्या क्या सहायक संधियों के अंतर्गत लगभग पूरे देश पर अधिकार कर लिया, ज्यादातर देशी रियासतों को अपने मतलब आधिपत्य में कर लिया। तो फिर 1833 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम ही बदल कर क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है भाई, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय कौन थे? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल बने। क्यों? क्योंकि उस समय वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कब? 1833 में। इसलिए भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को क्यों मानेंगे भाई? फिर दूसरी एक बात है, जो भी प्रश्न पत्र निर्माता होगा उसको इतना ज्ञान तो है, वो हम लोगों से और आप लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसलिए कभी भी दोनों को ऑप्शन में नहीं रखेगा। अगर आपके ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग आता है और विलियम बेंटिंग नहीं आता है तो आप वारेन हेस्टिंग्स को टिक कर देना। क्यों? अगर वारेन हेस्टिंग्स को पूछेगा तो केवल क्या पूछेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल था या प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसमें भारत का शब्द नहीं होगा। अगर भारत का शब्द आया है तो निश्चित ही कौन आएगा बताइए? वारेन हेस्टिंग्स नहीं आएगा। कौन आएगा? विलियम बेंटिंग आएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं आज के मॉडल पेपर पर। जैसा आप लोग जानते हैं, पहले
प्रश्न में 15 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो प्रत्येक 1 अंक का होता है, अर्थात आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक ABCD या आवासादा जो भी है उस पर टिक करना है। और देखिए अगर आप पर नहीं आता है कोई प्रश्न तो ये सोचिए कि इसमें उत्तर कौन सा नहीं हो सकता, तो उनको हटा दीजिए और इस तरह से आप सही प्रश्न पर पहुंच ही जाएंगे भाई। तो देखिए पहला जो प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन ही जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए उस समय गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, सॉरी वायसराय थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं। ध्यान रखना भाई कौन से? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अंतिम वायसराय थे कंपनी के और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर तो ब्रिटिश सेना थी भाई, दूसरी ओर बंगाल की सेना थी। बंगाल का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? नवाब सिराजुद्दौला। और जो कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी भाई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा भाई इसमें। अब बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आर्य समाज की स्थापना के बारे में मैं बता दूं कि आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी भाई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें भी ऑप्शन आ सही होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। तो देखिए संसाधन के संबंध में एक प्रश्न मैंने बड़े प्रश्नों के रूप में भी रखा है जो बाद में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, नवीनीकरण और जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो भाई ध्यान रखना ऐसे संसाधन जिनको मतलब नवीनीकृत किया जा सकता है, अर्थात समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः जिनको बनाया जा सकता है, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैसे बायोमास है, ये सब क्या है भाई? नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। तो इसमें देखिए कोयला तो नवीनीकरण संसाधन है। पेट्रोलियम, इसके भी भंडार बीतेंगे, कोयला के भंडार भी बीतने जा रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस के भंडार भी बीतने जा रहे हैं। तो देखिए ये तीनों तो कैसे? अनवीनीकरण संसाधन है। सौर ऊर्जा जिसका भंडार कभी न बीते, ठीक है, वो क्या होता है? नवीनीकरण संसाधन। तो सा इसमें आ जाएगा भाई। अब देखिए शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है, लाइकेन नहीं पाई जाती, पाइनस, देवदार, ये नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सी हो जाएगी? खेजड़ी। आपको पता ही है कि शुष्क और अर्ध शुष्क कौन सी जगह है भाई? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले हैं भाई जो शुष्क और अर्ध शुष्क जहां जलवायु है। तो यहाँ पर खेजड़ी, रोएड़ा, बेर, कैर और थोर आदि वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं भाई? खेजड़ी, रोएड़ा, बेर, कैर, थोर, ठीक है। तो इसमें खेजड़ी आ जाएगा, आंसर आ गया बा। अब देखिए द्वितीय आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं भाई? अब सीधी सी बात है, आर्थिक क्रिया कहते किसे? अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं भाई। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है या धन प्राप्त होता है, वे आर्थिक क्रिया कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रिया वह कार्य क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप में पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जैसे मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जैसे खेती है, पशुपालन है, मछली पकड़ना, खनन कार्य, ये सभी प्राथमिक कार्य। चिंता मत करना, इस पर एक विस्तृत प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों में मैंने रखा है, वहां विस्तृत रूप से इसकी और चर्चा कर लेंगे। अभी मैं
साधारण रूप से बता रहा हूं। द्वितीयक क्रिया में क्या आती हैं? वे क्रियाएं जिनसे उत्पादों को अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। उत्पाद ना, जैसे उद्योग है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, कारखाने, मतलब उत्पाद प्राप्त होते हैं। और तृतीयक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें वस्तुओं का हम क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, जैसे न्याय, सूचना, चिकित्सा, स्वास्थ्य। और चतुर्थ में वे सब क्रियाएं होती हैं जिनमें लोक सेवा सेक्टर से आती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया है कृषि, कृषि तो प्राथमिक है। बैंकिंग ये कौन सी हो जाएगी? चतुर्थ है भाई। और कपड़ा बुनना जिसमें उत्पाद प्राप्त होता है, तो कपड़ा बुनना क्या हो जाएगा भाई? द्वितीयक आर्थिक क्रिया। संविधान, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार नहीं है। देखिए जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है भाई। तो यहां सही ये हो जाएगा। मेरा जो पहला मॉडल पेपर है उसमें मैंने एक पूरा प्रश्न रखा है कि कौन कौन से मूल अधिकार आते हैं, तो मूल अधिकारों को वहां से आप नोट कर लेना भाई। अब वैसे मैं बता देता हूं कौन कौन से मूल अधिकार हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है भाई। अब बात करते हैं, देखिए 8वां प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? ध्यान रखना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। पर जो डेट है वो कौन सी मानी जाती है? जिस दिन संसद उसको पारित कर देती है। और पारित कब किया गया था? 11 सितंबर 1989 को। इसलिए कब लागू माना जाएगा? 1989 से। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? बा आ जाएगा। अब देखिए उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इस बारे में अब हाँ, ये चारों ऑप्शन गलत हैं भाई। सही बात तो ये कि भारत में जो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है भाई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। तो कलकत्ता में हुई थी सबसे पहले। अंग्रेजों की भाई मुख्य देन है, न्यायिक व्यवस्था को तो सुदृढ़ किया था अंग्रेजों की, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में। तो इसमें आंसर ये सभी गलत है भाई। तो कलकत्ता इसमें सही है भाई, कलकत्ता। और कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, परत भूमि क्या है भाई? तो परत भूमि वह सीमांत भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती। अर्थात देखिए जैसे कोई भूमि का एरिया है, उस पर प्राकृतिक वनस्पति उगी हुई है, झाड़ियां आदि उगी हुई हैं, तो उसको साफ किया जाएगा। जैसे अग्नि लगाकर, आग लगाकर उसको साफ कर लिया, कृषि योग्य बनाया, कुछ समय तक उस पर खेती की, और फिर वो जब अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी जगह वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, अर्थात पृथ्वी को साफ किया जाता है, फिर जोता जाता है और उसमें बीज बोया जाता है। तो ये परत भूमि कहलाती है। तो परती भूमि क्या है? कुछ समय के लिए बिना खेती की भूमि कहलाती है भाई, ठीक है। 1 या 2 वर्ष के लिए जो खाली छोड़ दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? बा, ठीक। अब चलते हैं हम 11वां प्रश्न। 1818 तक किस राज्य ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार नहीं किया था? देखिए 1818 तक आते आते ज्यादातर राज्यों ने, जो जितने भी वो थे ना देसी रियासतें थी, उन्होंने कंपनी का अधिकार स्वीकार या आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन सिरोही ने 1818 तक नहीं किया था, इन्होंने 1832 में आधिपत्य स्वीकार किया था। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? बा। सिरोही सबसे लास्ट में आई थी, भरतपुर, कोटा और जयपुर से भी बाद में। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सॉवर्स थे भाई, ध्यान रखना। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, वो जयपुर के भी थे, मारवाड़ प्लस जयपुर के, मेजर सॉवर्स, ध्यान रखना भाई। अब देखिए
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखना भाई। कैसे? लिंगानुपात से तात्पर्य आप समझते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो जैसे 928 है राजस्थान, इसका मतलब राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। तो इसका मतलब लिंगानुपात कम है भाई, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन डूंगरपुर ऐसा जिला है जिसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा है भाई। अब जनसंख्या वाले पार्ट में से कई प्रश्न ढंग के आ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ध्यान रखना जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सन 2001 से सन 2011 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि किस जिले में हुई थी? जयपुर जिले की, क्योंकि 2001 में जनसंख्या घनत्व 471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो सबसे ज्यादा 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कहां हुई थी? जयपुर जिले में, जो 124, क्योंकि 595 में से 471 को घटाएं तो 124 आएगा भाई। अब कि राजस्थान में 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं? 3 जिले हैं भाई, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। याद रखना है इन तीनों को। प्रश्न आ सकता है कि ऐसे 3 जिलों के नाम बताइए जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। सबसे कम तो जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हुए? 3, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब एक बात और की कि कौन सी सवाल की बात कर रहे थे? हाँ, कि हाँ, ये तो सबसे कम वाले हो गए, 100 से कम वाले। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? तो ऐसे 4 हैं, सॉरी, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से भी अधिक है भाई। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मतलब 2011 में किस जिले में रही है? बाड़मेर में रही है भाई। और आप उसमें ढंग से जो मैंने बोले उनको याद रख लेना। अब देखिए, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान में शिक्षा से संबंधित है? गार्गी पुरस्कार। अगर 8वीं और 10वीं में और या 12वीं में आपने उच्च अंक प्राप्त किए या 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए तो आपको 6000 रुपये प्रति साल के हिसाब से गवर्नमेंट देती है। तो ये गार्गी पुरस्कार लड़कियों के लिए है भाई। ठीक है। अब पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। इसमें बा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो पूरे हो गए भाई। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। आप जानते हैं प्रश्न संख्या 2 में 8 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। 8 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 8 अंक किसके लिए निर्धारित हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो पहला प्रश्न है, गांधी 1915 में से भारत लौटे। किस देश से भारत लौटे थे? तो आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे भाई? कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी अश्वेतों पर हो रहे अत्याचार और ब्रिटिश शासन के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाने गए थे भाई। ध्यान रखना, उस समय 1915 में भी इंग्लैंड का अधिकार पूरे विश्व पर था लगभग। तो दक्षिण अफ्रीका में वो अश्वेतों पर अत्याचार कर रहे थे बहुत ज्यादा, और भेदभावपूर्ण कानून थे, अर्थात गोरों के लिए अलग कानून थे और अश्वेतों के लिए अलग कानून थे। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रिक्त स्थान में आप भर देंगे। डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? विलय की। डलहौजी बहुत मतलब शातिर किस्म का व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया था कि एक नीति बनाई कि संतानहीन जो नरेश हैं भाई। पहले तो कंपनी ने जो देशी रियासत
के नरेश थे उनसे समझौता कर लिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमारी सेना का खर्चा आप उठाओगे, अगर कोई आक्रमण करेगा तो हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। और उसमें एक शर्त और जोड़ दी थी, अगर कोई संतानहीन नरेश है तो वो गोद नहीं ले सकता था, अर्थात अगर संतानहीन नरेश की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो ये विलय की जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, बहुत खतरनाक नीति थी भाई। ठीक है, तो भारतीय संसद में अगला प्रश्न की तीसरा, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और कितने सदन होते? देखिए भारतीय संसद पूर्ण कब मानी जाती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। ठीक है, संसद प्लस राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो संसद से तात्पर्य क्या है भाई? संसद में आप ये मत सोचना साथ 2 ही तो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा नहीं। संसद पूर्ण कब मानी जाती है? जब उसमें राष्ट्रपति को सम्मिलित कर लिया जाता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून तब तक अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाएं। ठीक है, तो इसमें 2 सदनों का ऑप्शन आ जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है, तो ध्यान रखना भाई, संविधान के अनुच्छेद 21 में ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति है उसको न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21 आपको अनुमति देता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम को और कोयले दोनों को हम काला सोना कहते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, बायोगैस और तुम्हारे मोबियल, कोल तार जैसी बहुत बहुमूल्य और जो इनके कीमत आसमान छू रहे हैं ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कोयला को भी काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो कोयले पर निर्भर करती है, बिजली तो ज्यादातर बनती ही कोयले से, इसलिए आजकल कोयले की कमी के कारण पूरे भारतवर्ष में बिजली की कमी भी आ रही है। तो पेट्रोलियम और कोयले को ध्यान रखना, काला सोना कहते हैं भाई। राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? 1874 में चली थी भाई, ध्यान रखना। और वो कहां से कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, आगरा फोर्ट यूपी में है और बांदीकुई जंक्शन के बीच चली थी 1874 में। मीटर गेज थी ये लाइन भी, कैसी थी? मीटर गेज थी। और जो पहली ट्रेन चली थी भारत में, अगर भारत का प्रश्न पूछे तो वो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। तो भारत में तो मुंबई और ठाणे के बीच, और राजस्थान की बात करें तो 1874 में चली थी भाई, आगरा फोर्ट और बांदीकुई के बीच। तो ये 1874 आ जाएगा। गागरोन का दुर्ग कैसा दुर्ग है भाई? तो ध्यान रखना भाई, गागरोन भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दुर्ग है। यह दुर्ग काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है भाई, और इसको जल दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग। चिंता न करें, जो हमारी प्रश्न संख्या 21 है अर्थात अंतिम जो प्रश्न है उसमें मैंने पूरा एक प्रश्न रखा है दुर्गों के ऊपर, उसमें विस्तृत रूप से गागरोन के दुर्ग की चर्चा हम कर लेंगे भाई। तो याद रहेगी ना, गागरोन दुर्ग भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक दुर्ग है जो काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको जल दुर्ग, यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसका निर्माण भी मैं बता दूं, परमार नरेश बिजल देव ने कराया था। ठीक है, और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग में पीवाजी की छतरी स्थित है जहां, और साथ में मीठे शाह की दरगाह भी है। तो छतरी भी है और दरगाह भी है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे भाई। फिर अब है कि सुनहरा रेशा को कहा जाता, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो रेशा है वो पीला होता है पटसन का। पटसन की जो पत्तियां उसको अलग करके पहले इसको पानी में गलाया जाता है, जब फिर ये फूल जाती है तो इसके रेशे को अलग किया जाता है। और पटसन या जिसको जूट भी कहते हैं सुनहरा होता है भाई, और मूल्यवान रेशा है, और जिससे रस्सी, बोरी, तिरपाल, तंबू, कागज, थैले, कपड़े आदि जैसी बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? रस्सी, बोरी, तिरपाल, तंबू, कागज, थैले, कपड़े आदि से बनाए जाते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में जैसा आप जानते हैं 7 प्रश्न आते हैं,
जो सत्य या असत्य पर आधारित होते हैं, अर्थात दिया गया वाक्य यदि सत्य तो आप सही का निशान अर्थात टिक लगा दें सही की, और अगर वाक्य दिया गया गलत है तो उस पर क्रॉस लगा दें। तो इस तरह के 7 प्रश्न आपको आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो पहला प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। तो आप जानते हैं भाई ये बिल्कुल वाक्य सत्य है। क्यों? क्योंकि बिहार में उस समय जो खेतिहर मजदूर थे, वहां जो अंग्रेज थे उन लोगों पर नील की खेती कराते थे और 66% भाग को स्वयं रखते थे, 34% भाग को वो उनके लिए देते थे, और उस पर भी उनपे सूद के साथ बहुत ज्यादा ब्याज लिया जाता था। तो इस दशा को देखकर गांधी जी 1917 में वहां गए और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया ये पहला सत्याग्रह भी था भाई, ध्यान रखना। चंपारण का जो सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था भारत में। उससे पहले वो सत्याग्रह कहां कर आए थे? दक्षिणी अफ्रीका में भाई, ध्यान रखना इस बात को। आप दूसरा प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना समाज था उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर ने मुंबई में की थी। कहां की थी? मुंबई में की थी। तो ये मद्रास में नहीं, मुंबई में हुई थी भाई। तो मद्रास शब्द इसमें गलत है। स्थानांतरित कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि तो आप जानते हैं कि कृषि का वह प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और फिर उपजाऊपन कम होने के बाद उसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी कृषि के लिए चुना जाता है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था ना कि कुछ समय के लिए भूमि के किसी टुकड़े को साफ किया गया जलाकर जैसे, और फिर उसको बीज बोया जाता है। फिर जब उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो पुनः किसी दूसरी जगह पर भूमि के टुकड़े को चुना जाता है। तो इस तरह की जो खेती है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, और इसको हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं भाई। झूम कृषि, घूर्णी कृषि, अर्थात ये कृषि क्या है कि खेती के लिए भूमि को साफ किया जाता है, मैंने बता रहा था, आग लगाकर, और कुछ वर्षों के बाद पुनः उत्पन्न करने के लिए फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि क्या है? ऐसी कृषि जिसे लाभ के लिए किया जाता है, व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि भाई वाणिज्यिक कृषि में हम बहुत ज्यादा बीज, उच्च मात्रा में बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि चीजों का प्रयोग करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि तो केवल काम चलाऊ कृषि है, इसे वाणिज्यिक कृषि नहीं कह सकते भाई। अब ध्यान रखना, वाणिज्यिक कृषि में नकदी फसलों, अब नकदी फसल भी आप जानते हैं जिसमें कृषकों को नकदी प्राप्त होती है, जैसे गन्ना की है, तंबाकू है, फाइबर फसलें, ये सब क्या है? वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक गन्ने का, भारत में सर्वाधिक नहीं, भारत ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे आता है गन्ने के उत्पादन में, और वाणिज्यिक फसलों की अगर बात करें तो गन्ने का प्रथम स्थान है। ठीक, वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो गन्ना प्रथम स्थान पर आता है भाई। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ, ये भी सही है भाई। कोटा में क्रांति का नेतृत्व राम सिंह ने किया, ये गलत है, क्योंकि कोटा में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसका नेतृत्व लाला जयदयाल ने किया था। किसने? लाला जयदयाल ने। और ये कोटा में कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को भाई, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल ने। तो राम सिंह वाला गलत है। जयपुर को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि जयपुर नहीं, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर है ना। और इसी में मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन सी थी, आप बताइए? वो थी कृष्णा मिल्स, जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर में हुई थी। ये भी प्रश्न आने लायक है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन थी, इसकी स्थापना कब और कहां हुई। तो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स थी, इसकी स्थापना 1889 में ब्यावर में हुई थी। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या है आप जानते हैं? 5 प्रश्न आते हैं सुमेलित करने के लिए, जिसमें पार्ट फर्स्ट को पार्ट सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न देखकर ही आप चौंक गए होंगे कि सर इनमें से कोई नहीं, ये क्या प्रश्न हुआ भाई?
इनको पढ़कर तो देखिए, जिससे सुमेलित करना है, सुमेलित किससे करना है, दिल्ली, विटिकल्चर, नोटा, सुभाष चंद्र बोस और किशनगढ़। तो देखिए नोटा, नोटा शब्द आपने सुना है ना भाई, कि वोटिंग करते समय जो मतदान प्रक्रिया है उसको दिलचस्प बना दिया भारतीय चुनाव आयोग ने, कि कैंडिडेटों को, सॉरी, मतदाताओं को ये छूट होनी चाहिए कि जब वो मतदान करते समय जाएं और यदि उनको ऐसा लगे कि उनकी पसंद का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसको वो वोट दे सकें, तो वो नोटा चुन सकते हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, अर्थात मेरी पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है, मैं नोटा को वोट देख रहा हूं, अर्थात कि भैया आप मेरी पसंद के उम्मीदवार नहीं हो, इसलिए नोटा को वोट आप दे सकते हैं। इसको आप जब वोटिंग मशीन में आप जाते हैं या जो भी प्रिंटेड जो वोटिंग होता है उसमें लास्ट में रहता है भाई, तो नोटा को आप मतदान दे सकते हैं। तो फर्स्ट की ऑप्शन सा से मैचिंग हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है भाई, और तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बनी ठड़ी चित्र शैली, इसका संबंध आप जानते हैं किशनगढ़ से, ठीक है, और इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, आप इससे बहुत जानते ही। अब अंगूरों की खेती, देखिए ध्यान रखें, विटिकल्चर अंगूर का वैज्ञानिक अध्ययन है, ध्यान रखना भाई, अंगूर का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहा जाता है। और जब अंगूर का विशेष रूप से शराब उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है तो अंगूर के अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि अंगूर का जो उत्पादन है भारत में, अगर पूछे तो कहां से ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, और महाराष्ट्र में भी नासिक में अंगूर की खेती सबसे ज्यादा होती है, और लगभग 81%, देश का 81%, जो 81.12% अंगूर महाराष्ट्र में होता है। तो ठीक है, तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो विभिन्न प्रकार की खेती हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे सेरीकल्चर आ गया, सेरीकल्चर किसको कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है जिसमें शहद का उत्पादन हम करते हैं। इसी तरह हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के बारे में आप लोग जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में भाई खाद्य और अखाद्य दोनों तरह की फसलें आती हैं, तो फल फूल सब्जी विज्ञान इसको कह सकते हैं भाई। इसी तरह और भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। और आजाद हिंद फौज, अब बात करते हैं आजाद हिंद फौज। अब हम जानते हैं भाई आजाद हिंद फौज, तो आप सीधी पहचान गए होंगे कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं, पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और बाद में 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इस फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र को सौंप दिया था। साथ ही नेताजी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी घोषित किया था। तो ध्यान रखना भाई, इसकी स्थापना किसने की थी, मोहन सिंह ने। कब की थी, 15 दिसंबर 1941 को, और इसका जो नेतृत्व कब सौंप दिया, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सुभाष चंद्र को सौंप दिया था भाई। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है इनका संकलन मेरे छोटे भाई शशिकांत शर्मा ने किया है, जो भूगोल के वरिष्ठ व्याख्याता है भाई। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं इस पोजीशन में नहीं था कि आप लोगों को वीडियो बना सकूं और प्रश्नों का संकलन कर सकूं। तो मेरे कहने पर उन्होंने इन प्रश्नों का संकलन किया, मैं उसको आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ से उनका आभारी हूं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर भाई। तो देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। आप जानते हैं कि 5 से 9 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, पता है ना आपको। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 5 से 9 तक आते हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का होता है, और इसको आपको एक लाइन में लिखना होता है, अर्थात 10 से 15 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होता है। तो लॉर्ड वेलेज़ली राज्यों
को कंपनी के अधीन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो ध्यान रखनी है भाई, लॉर्ड वेलेस्ली ने राज्यों को कंपनी के अधीन करने के लिए सहायक संधि की जो नीति है वो अपनाई थी। सहायक संधि में क्या है कि राज्यों को मनाया गया कि भाई आप हमारे साथ संधि कीजिए, हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे। मैं देखिए आपको केवल इतना लिखना है, सहायक संधि की नीति अपनाई, बस इतना लिखना है आपको। मैं डिटेल में बता रहा हूं, अगर कोई पूछ ले अलग से प्रश्न में कि सहायक जो संधि है वो क्या थी, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि सहायक संधि एक इस तरह की नीति थी जिसमें राज्य के साथ संधि की जाती थी कि युद्ध में सहयोग करेंगे हम भाई, और इसके लिए शर्त क्या थी कि सहायक संधि को मानने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। फिर दूसरा, संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगा जिसका सारा खर्चा राज्य को देना होगा। मतलब अंग्रेजों की सेना वहां रहेगी और उसका पूरा खर्चा वो राज्य उठाएगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा, और यदि कोई राज्य सेना का खर्च देने में असमर्थ है तो कोई अपना क्षेत्र वो कंपनी को उसमें देगा भाई। तो ये खतरनाक स्थिति थी, और धीरे धीरे करके इस संधि के तहत उसने लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय जो छोटे मोटे राजा थे, देसी रियासतें थी, उनको मिला लिया। और सबसे पहले इस संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? हैदराबाद का निजाम, जिसने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये भी प्रश्न अगर आ जाए कि सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने भाई। अब तो ये अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है भाई? तो महलवाड़ी, तो देखिए यहाँ इसको महालवाड़ी भी कहा जाता है। तो देखिए महाल शब्द का अर्थ होता है जागीर अथवा गांव। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि कर की एक इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम या महल को माना गया। देखिए एक तो व्यवस्था ये हो सकती है कि प्रत्येक कृषक अपना अपना टैक्स गवर्नमेंट को चुकाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने कृषक को नहीं माना, उन्होंने पूरे गांव को एक इकाई के रूप में माना और कहा कि भैया पूरे गांव का एक टैक्स जमा होगा, उसको इकट्ठा कौन करेगा? वहां गांव का मुखिया, जिसको जमींदार कहा गया। तो और अंग्रेजों ने कह दिया कि पूरे गांव की खेती का मालिक कौन होगा? वो जमींदार होगा, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी कृषकों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों के राज्य कोष में जमा कराए। और अगर कोई कृषक टैक्स देने में असमर्थ था तो उसको ये अधिकार था कि उस कृषक की भूमि को वो जागीरदार खरीद सकता था या उसको हड़प सकता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया? महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया भाई। अब अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? विकास हो पर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, हम संसाधनों का उपयोग करें पर सीमित मात्रा में तथा संसाधनों को बर्बाद होने से बचाएं, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखें। ठीक है, तभी हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भावी पीढ़ी की जरूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास कर सकें, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर हम ऐसा विकास करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान हो और या जो हमारे संसाधन है उनका इतना ज्यादा दोहन कर लेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को वो उपलब्धि ना हो पाए, तो वो सतत पोषणीय विकास की श्रेणी में नहीं आता है। अब बात करते हैं हम जैव मंडल की भाई। तो जैव मंडल किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 8, जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है। ठीक है भाई, तो जैव मंडल की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर का वह भाग, आपको क्या लिखना है? पृथ्वी के चारों ओर का वह भूभाग जहां जीवन मौजूद है जैव मंडल कहलाता है। इसमें छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। ठीक है, इसमें वनस्पति से लेकर सभी जीव जंतु शामिल हो सकते हैं। तो अब हम बात करें, अगला प्रश्न है लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर है भाई? तो देखिए लोकसभा और विधानसभा में अंतर बताऊं तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, लोकसभा विधानसभा में क्या अंतर है। तो ध्यान रखें, मैं इसकी जो लिखाऊंगा वो अलग है, पहले आप समझ लेना कि वर्तमान
देखियो संविधान के अनुसार अधिकतम लोकसभा सदस्यों की क्या है वो 552 हो सकती है, ठीक है, जिसमें 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 जो व्यक्ति हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान रखना, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। वर्तमान में कितनी है? 543 है भाई। अब देखिए विधानसभा की बात करें तो विधानसभा हमारे जो संविधान के अनुसार न्यूनतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है, अधिकतम ये 500 तक हो सकती है। ध्यान रखना भाई कि लोकसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, विधानसभा के बहुमत दल का जो नेता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। लोकसभा पूरे देश की शासन व्यवस्था को देखती है, विधानसभा राज्य विशेष की शासन व्यवस्था को देखती है। तो इस तरह से आप एक अंतर, क्योंकि 1 नंबर का है इसलिए आप एक अंतर लिखकर आ सकते हैं। आप देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 17 प्रश्न तक इस तरह से लिख दिए हैं भाई। जैसे पहला प्रश्न है कंपनी का। अब ध्यान रखना मैंने ये प्रश्नों को पहले बता रहा हूं, फिर इनके एक एक करके आंसरों की विशेष व्याख्या करेंगे और वीडियो में पूरा बने रहे आप। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रश्न के साथ एक ऐसी स्थिति आपको बताता चलूंगा जिससे आपको ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तो ठीक है, तो जैसे पहले 10वां प्रश्न है कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से किस प्रकार अलग था। 11 माह 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी शासन में क्या बदलाव आए। 12वां प्रश्न है संसाधन क्या है, इसके प्रकार समझाइए। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि बताइए। और 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न है फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। 16वें प्रश्न में मानचित्र से संबंधित है और 17वां साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो अब बात करते हैं इनके प्रश्नों के उत्तरों की। तो देखिए 10वां प्रश्न शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। इसमें शासन शब्द देखिए गलत लिख गया है, ठीक है। तो देखिए पहला अंतर क्या था कि हालांकि भारतीय राजाओं ने भी अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था। मतलब जो प्रशासनिक और राजस्व को विभिन्न इकाइयों में विभक्त कर रखा था कि भाई फलाना व्यक्ति इसको देखेगा, फलाना व्यक्ति गृह को देखेगा, फलाना सुरक्षा को देखेगा। किंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाया जिसका मुखिया गवर्नर होता था। तो अंग्रेजों ने एक अलग से कि प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई को बनाया जिसका मुखिया क्या था, गवर्नर। और ऐसी इकाई भारतीय राजाओं में नहीं थी। नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किए गए। ठीक है, भारतीय राजाओं की पुलिस और राजस्व व्यवस्था इतनी साफ सुथरी नहीं थी जितनी अंग्रेजों की थी। तीसरा, भारतीय राजाओं के तहत न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। राजाओं में राजा स्वयं सर्वे सर्वा होते थे, वे किसी को किसी प्रकार का दंड दे सकते थे। कभी तो बेकसूर व्यक्तियों को भी दंड दे सकते थे। फौजदारी दीवानी जैसे मामलों का भी स्वयं निपटारा करते थे, जो एक गलत परंपरा थी। तो यही बात मैंने लिखी है कि भारतीय राजाओं के तहत न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही अदालत द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुने जाते थे। अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। अंग्रेज इससे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने क्या किया, एक आधुनिक और विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। भारतीयों की तरह, भारतीय राजाओं की तरह पुरानी व्यवस्था से हटकर एक विकसित और न्यायिक व्यवस्था की रचना की गई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की भी स्थापना की गई भाई। तो आप इन तीनों कारणों को अलग से पढ़ लेना भाई, ढंग से मनन कर लेना। और अब चलते हैं 11वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी शासन में क्या बदलाव आए। देखिए स्वतंत्रता संग्राम की नींव ही यहां से पड़ी थी 1857 की, क्योंकि भारतीय राजा इनकी दमनकारी नीति से तंग आ चुके थे अंग्रेजों की से। तो उन्होंने एक साथ, वो एक नहीं थे। 1857 की क्रांति विफल हुई थी कि वो एक नहीं थे, एक दिन वो क्रांति शुरू नहीं हो पाई। कुछ और भी कारण थे, उनकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे।
केवल प्रश्न क्या है हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी शासन में क्या क्या बदलाव आए। तो पहला तो विद्रोह के बाद अर्थात 1857 की विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित कर दिया। कि अब तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था लागू थी कहां, भारत पर। तो ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित किया और उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अधीन कर लिया भारत को, सीधे सीधे अपने कंट्रोल में कर लिया, कंपनी का शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पहला एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा, सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम की गई। कि विद्रोह जब हुआ था तो अधिकांश वहां सैनिक क्या थे, भारतीय थे। तो उन्होंने सोचा कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी जाए और प्रत्येक यूनिट में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए। बहुत दिमाग से काम किया भाई ये। नंबर 3, भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्यों को उनसे छीना नहीं जाएगा। जैसे दत्तक पुत्र लेने की मनाही थी, कह दिया कि भाई आप जो भी गोद व्यक्ति लेंगे उसको राज्य आप हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अपना रखी थी कि भाई अगर आप दत्तक पुत्र लेंगे तो राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, उसको आप शासक नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात उनके दत्तक पुत्र को राज्य अधिकार देने की घोषणा की गई। तो 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया और उनको सीधे सीधे अपने अधीन ले कर लिया। सैनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके प्रत्येक यूनिट में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। नंबर 3, शासकों को भरोसा दिलाया गया कि उनके राज्य को बिना किसी कारण के नहीं हड़पा जाएगा और उनके दत्तक पुत्रों को भी राज्य अधिकार दे दिया जाएगा। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव थे जो सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था में देखने को उस समय मिले थे। अब 12वां प्रश्न देखिए, संसाधन क्या है, इसके प्रकार समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये प्रश्न 4 नंबर का भी आ सकता है, तो फिलहाल ये 2 नंबर में। तो देखिए, संसाधन वह, देखिए यहां गलत है, वह वस्तु है। संसाधन वह वस्तु है वह वस्तु या स्रोत है। संसाधन वह वस्तु या स्रोत है जिसका उपयोग मानव अपनी जरूरत और फायदे के लिए करता है। ठीक है, तो कोई भी स्रोत या वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है वो संसाधन कहलाता है। प्रकृति में हजारों वस्तुएं हैं और स्रोत हैं, ये सभी तब तक संसाधन नहीं कहलाएंगे जब तक कि इंसान इनमें हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, जैसे कच्चा तेल है, ये प्राकृतिक वस्तु ही थी। जब तक आदमी इसका उपयोग करना नहीं सीखा, कच्चे तेल को नीचे से निकाला गया पृथ्वी से, फिर उसको शोधन करके प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल, स्नेक तेल, कोल तार, मोम, ऐसी अनेकों उपयोगी वस्तुएं बनाई गई, तब जाके पेट्रोलियम को एक संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया। अब संसाधन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? भौतिक पर्यावरण के वह भाग जिन पर मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। कि भाई हम ज्यादातर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। जैसे वायु है, ज्यादातर चीजों के लिए वायु पर निर्भर हैं, कोयला पर निर्भर हैं, खनिज पर निर्भर हैं, प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं, सूर्य का प्रकाश। हम देखिए आज भी सब इन चीजों पर निर्भर हैं, जल पर निर्भर है, भूमि, वन, मिट्टी, समुद्री साधन, वर्षा, जलवायु। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि हम इन पर निर्भर हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है भाई। अब दूसरे हैं मानव निर्मित संसाधन। मनुष्य इनका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए करता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया, परिवहन और संचार के साधनों का प्रयोग किया और उनको उत्पन्न किया, उद्योगों की रचना की। ठीक है, और अपने संसार का निर्माण किया। तो प्राकृतिक संसाधनों को हम मूलतः 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए दूसरी तरीके से भी इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर ये 2 नंबर का आता है तो आपको इतना ही लिखना है। अगर ये आता है 4 नंबर का तो आप इसको ना लिख के इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप कैसे लिखेंगे कि संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को
वर्गीकृत करें तो जैव और अजैव। तो प्रकृति में जो वनस्पति से लेकर जीव जंतु और मनुष्य हैं वो सब जैव संसाधन है, और अजैव में वायु, वर्षा, जल, ये सब है जो तुम्हारे खनिज लवण और मिट्टी, समुद्री साधन, कोयला, ये सभी क्या है भाई, अजैव है। अब समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, अर्थात जिनका रिफिल किया जा सके, बार बार जिनका उपयोग किया जा सके एक बार, अर्थात जिनके स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो, वे तो नवीनीकरण है। जैसे सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अनवीनीकरण योग्य अर्थात जिनके भंडार सीमित हैं, जिनका अगर अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वो बीत जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोयला है, जल है, तो ये अगर इनका उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जिनके भंडार समाप्त हो जाएं वो अनवीनीकरण योग्य हैं, और नवीनीकरण जिनके भंडार कभी समाप्त ना हो। ध्यान रखना, तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में विभक्त कर सकते हैं। इसी तरह विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, इनमें विभक्त कर सकते हैं। इनका वर्णन आप आसानी से एक एक दो दो लाइन में कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, पवन ऊर्जा के लाभ तथा हानि लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। मैंने इसको थोड़ा विस्तृत रूप में समझाया है समझाने की दृष्टि से, नहीं तो केवल आपको तो क्या लिखने, लाभ और हानि, जो मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं कि लाभ और ये हानि कौन कौन से पवन ऊर्जा के। तो देखिए पहले पवन ऊर्जा समझने से पहले पवन चक्की भी आ सकती है। देखिए प्रश्न में ये भी आ सकता है कि पवन चक्की क्या है, ठीक है, इन से आप क्या समझते हो, पवन चक्की से ये कहाँ लगाई जाती है, किस तरह की इनकी संरचना होती है, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है इन पद आधारित। तो मैंने इसको पूरा वर्णन कर दिया है, आपको केवल अगर ऐसे प्रश्न आता है तो लाभ और हानि उस हिसाब से आप लिख लेना। तो पवन चक्की की संरचना एक विद्युत पंखे के समान होती है, जैसा आप देख रहे हैं विद्युत पंखे के समान है इसकी संरचना, जिसे किसी ऊंचाई पर मजबूत सहारे की साथ खड़ा किया जाता है। सहारे, ये सारे नहीं है, सहारे भाई, सहारे के साथ खड़ा किया जाता है, सहारे के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए ऐसी है ना, विद्युत पंखे की तरह और मजबूत सहारे के साथ इनको खड़ा किया गया है, जैसे ये खड़े हो रहे हैं इस तरह से ना भाई। अब देखिए विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत जनित्र को घुमाने के लिए किया जाता है। वायु में जो गतिज ऊर्जा होती है ना, उसके सारे ये जो ब्लेड हैं, ये जो आपको ये ब्लेड दिख रहे हैं, ये ब्लेड हैं, ये घूमते हैं भाई। तो वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके इन ब्लेडों को घुमाया जाता है, और ब्लेडों से नीचे ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, जनरेटर हैं, बड़े बड़े जनरेटर हैं। ये जनरेटर घूमते हैं और इनके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। तो पवन ऊर्जा क्या है, तो वायु की गतिज, अब आपसे पूछे कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके जब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं भाई। तो देखिए वाणिज्य उद्देश्यों के लिए बहुत सारी पवन चक्कियों को बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। अब पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के निम्नवत मुख्य लाभ है। भाई मुख्य उद्देश्य क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा हम उपयोग में लाएं भाई। परंपरागत विद्युत संयंत्रों के साथ पूंजीगत लागत कम होती है, मतलब तुलनात्मक रूप से कैसी होती है, कम। अगर जैसे जल विद्युत संयंत्र लगाया जाए या परमाणु विद्युत संयंत्र लगाया जाए तो उसकी तुलना में पवन जो विद्युत संयंत्र है उसकी लागत क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना, निर्माण कार्य में काफी कम समय लगता है। अगर परमाणु संयंत्र के निर्माण में लगे समय को और जल विद्युत संयंत्र में लगे समय की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इनमें काफी कम समय लगता है। ईंधन लागत शून्य, एक बार पवन ऊर्जा को स्थापित कर दिया तो किसी प्रकार का कोई ईंधन इनमें व्यय नहीं होता। जबकि आप देखिए बिजली घर बनाते हैं तो उसमें बहुत मात्रा में कोयले की जरूरत होती है। परमाणु बिजली घर अगर बनाया जाए तो उसमें यूरेनियम की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात ईंधन लागत क्या होती है, शून्य होती है। प्रचालन और रखरखाव की लागत भी काफी कम आती है। देखिए मैं इस वीडियो को स्कूल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बगल में एक निर्माण कार्य चल रहा है हमारे विद्यालय में, तो उसकी कटर की जो आवाज़ है वो आ रही है, क्योंकि टाइल्स काटने के बाद, तो उसका मुझे खेद है। आप बने रहें भाई। क्षमता वृद्धि मॉड्यूलर रूप में की जा सकती है। इस
कि ऐसा नहीं है कि कुछ बना दिया तो कभी भी इसको हम क्षमता में इसकी भी वृद्धि कर सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, प्रदूषण इससे बिल्कुल नाम मात्र का होता है, केवल शोर प्रदूषण जरूर होता है भाई इससे, बाकी का और किसी प्रकार का प्रदूषण इससे नहीं होता। अब पवन ऊर्जा से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? पवन ऊर्जा फार्म लगभग वहीं स्थापित किए जा सकते हैं जहां पर पवन लगभग पूरी साल तक चलती है रहती है। अब सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि पवन ऊर्जा को वहीं लगाया जा सकता है जहां पवन पूरे साल तक चलती रहे, जहां पवन ना चले तो वहां इसका उपयोग नहीं है भाई। पवन चक्की के उपयोग होने के लिए वायु की न्यूनतम जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने चाहिए। इसलिए भाई हमारे यहाँ पवन जो चक्की है वो इतनी दक्षिण भारत में जरूर लगाई गई हैं, पर उत्तरी भारत में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वायु का जो वेग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहता है, ठीक है, जो सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। तो पहला तो ये कि वहीं स्थापित किया जा सकते हैं जहां पूरी साल चलती हो पवन। दूसरा, वायु की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए, जो हर जगह पर संभव नहीं है। ऊर्जा को फिर नंबर 3 कमी क्या है कि ऊर्जा को संचित रखने के लिए संचायक सेलों की, बड़ी बड़ी बैटरियों की जरूरत पड़ती है। अब बड़ी बैटरी काफ़ी महंगी होती हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जब ये चार्ज होती हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी कई गैसें और अन्य गैसें भी निकलती हैं भाई। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि मन करे जब आप देखिए बड़ा भूभाग चाहिए, खुला चाहिए, खुले एरिया में, और आज के ज़माने में खुला एरिया कहाँ से आए? ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं भाई। तो फिर इसको स्थापित करने की आरंभिक कीमत बहुत अधिक होती है, बाद में रखरखाव के नाम पर तो शून्य खर्च होता है, लेकिन प्रारंभ में इसको स्थापित करने के लिए बड़ी कीमत की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। देखिए, 3 लक्षण लिखवाए या विशेषता लिखवाए एक ही बात है। आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है अनेक दृष्टि से एक अनुपम संविधान है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में इसकी गिनती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि विश्व के संविधानों में जो सर्वश्रेष्ठ चीजें थी उनको भारत के संविधान में समाहित किया गया, अर्थात विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथाह मेहनत के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था भाई, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से इसे पृथक पहचान प्रदान करते हैं। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है कठोर और लचीला संविधान। देखिए, भारत के संविधान को हम कठोर भी कह सकते हैं, लचीला। कठोर इसलिए क्योंकि अगर भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो संसद सदस्यों के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति उस समय अनिवार्य होती है, अर्थात इसमें संशोधन इतनी आसानी से नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर कोई लचीला क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं, वो भी आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में उसको पारित करा दीजिए, राष्ट्रपति जी के साइन करा लीजिए। तो लचीला है, विभिन्न चीजें इसमें समाहित की गई हैं। कठोर इसलिए कि इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं है, और अगर संसद कर भी देती है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हम सर्वोच्च न्यायालय में करा भी सकते हैं, ठीक। अब दूसरा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी धर्म विशेष को फॉलो करने वाले देश हैं विश्व में, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका मतलब भारतीय राज्य का या भारत की शासन व्यवस्था का कोई राज्य धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को मानने, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाने की पूरी छूट मिली हुई है, ठीक है। नंबर 3, भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ या केंद्र के राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है, ठीक है भाई। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है, ठीक है भाई। नंबर 4, सरकार का संसदीय स्वरूप। और ये संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से भाई। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदन है, ठीक है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना भाई, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, तथा विधायिका है ना वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है वैसे, ठीक है। मतलब लोकसभा में
जिस पार्टी का बहुमत होता है और वे जिसे अपना नेता चुनती हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही हो, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है भाई। एकल नागरिकता, भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। पहले था जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा भेदभाव वाली स्थिति, लेकिन अब सभी को एक कर दिया है कि कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कहीं कोई संपत्ति खरीद सकता है, कहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसमें पूरी छूट है, आने जाने की छूट है। फिर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ है, नई दिल्ली में। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। अगर कोई न्यायालय गलत कार्य करेगा या कोई गलत निर्देश देगा आदेश देगा तो उसकी समीक्षा कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके बाद उच्च न्यायालय हैं, जिला अदालतें और निचली अदालतों का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि जजों के कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें हैं। भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिकता वर्ग में वर्गीकृत है। अर्थात हमारे राज्य करने की भी नेताओं के लिए एक सिद्धांत बने हुए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। मौलिक कर्तव्य, भारत इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा 4A बनाया गया। अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए गए। भाई, हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं। हमें अधिकार भी दिए गए तो हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी, मतलब ये काम हमें करने चाहिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का है वो अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकता है, अर्थात जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उन पसंद के व्यक्ति के पक्ष में मतदान कर सकता है। उसके लिए जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर या साक्षरता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए, तो मैंने ये 9 विशेषताएं बताई। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आप कम से कम 4 विशेषताएं जरूर लिखकर इसमें आना। फिलहाल इस प्रश्न में 3 पूछिए, इसलिए 3 से काम चल जाएगा, क्योंकि 3 अंक का है। और अगर ये विस्तृत प्रश्नों में आता है, निबंधात्मक प्रश्नों में आता है, तो कम से कम 4 विशेषताएं वहां आपको लिखकर आनी है। वैसे उसमें निर्धारित स्थान आपके है। तो अब चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, फौजदारी कानून तथा दीवानी कानून में अंतर लिखिए। देखिए, फौजदारी और दीवानी कानून में क्या अंतर है, देखिए मैंने बना के लिख दिया है कि फौजदारी मामले सार्वजनिक गलतियों से संबंधित होते हैं, कि अगर हम ऐसी कोई गलती करें जिससे समाज पर प्रभाव पड़े तो वो फौजदारी कानून के अंतर्गत उसका निपटारा होगा। और अगर कोई निजी गलती से संबंधित कोई मामला है तो वो दीवानी मामला बनता है। ध्यान रखना, अगर निजी गलती से संबंधित मामला है तो दीवानी, और अगर हम ऐसी कोई गलती करते हैं जिस पर समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, समाज के लोगों पर कोई दुष्प्रभाव पड़े, तो वो फौजदारी का मामला बनता है। देखिए, फौजदारी में इनमें सारे मामले वे आते हैं जिनका संबंध आपराधिक कृत्यों से होता है। अगर कोई हम आपराधिक कृत्य करते हैं, जैसे हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं, डकैती, बलात्कार, ये सभी फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनका निपटारा कौन करेगी, फौजदारी अदालतें। ठीक है। और दीवानी मामले में ऐसे मामले आएंगे जिनका संबंध व्यक्ति के अधिकारों के हनन से संबंध होता है। व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो दीवानी मामला बनता है। संपत्ति का हस्तांतरण या अधिकार या पारिवारिक विवाद हो, परिवार में संपत्ति के, जैसे पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, संपत्ति जैसे चाचा ताऊ के बीच में अगर कोई संपत्ति का विवाद है, उसके हस्तांतरण से संबंधित कोई विवाद है, तो उस पर दीवानी मुकदमा चलेगा। ठीक है, उस पर फौजदारी मामला नहीं चलेगा। उदाहरण भी दिए हैं, चलिए, अचल संपत्ति विवाद हो, किराएदार और मकान मालिक के बीच का कोई विवाद हो, पारिवारिक विवाद जैसे तलाक, गुजारा भत्ता आदि से संबंधित मामले हों, तो ये सभी दीवानी अदालत में जाएंगे। भैया, दीवानी मामले हैं। फिर ऐसे मामलों का निपटारा, फौजदारी, ध्यान रखना,
फौजदारी मामलों का जो निपटारा है वो न्यायपीठ या जूरी लेती है, एक न्यायाधीश नहीं कर सकता। इसके लिए न्यायपीठ मतलब 2 या 3, कम से कम 2 या 3 सदस्य होंगे उसमें जूरी में, वो इसका फैसला सुनाएगी। और दीवानी मामलों का फैसला एक न्यायाधीश के द्वारा ही किया जा सकता है। ध्यान रखना, दीवानी मामलों का निपटारा एक न्यायाधीश कर सकता है, जबकि फौजदारी मामलों का निपटारा 2 या 2 से अधिक जज करेंगे, जिसे न्यायपीठ या जूरी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ढंग से अध्ययन कर लेना, ठीक है भाई। अब देखिए, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 3 स्थान दर्शाइए। अजमेर, बांसवाड़ा, अरावली पर्वतमाला, बाड़मेर, ये हैं भाई। इनमें से कोई 3 स्थान आपको दर्शाने हैं भाई। और भी मैंने लिखे थे, कैसे भाई, कहाँ चले गए? हाँ, ये भी और आ गए भाई। देखिए बाड़मेर और इसके अलावा क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा और सांगानेर को भी दिखाना है। तो देखिए नक्शा आपके सामने। देखिए सबसे पहले अजमेर, आप ध्यान रखना भाई, इसमें ढंग से इसका अभ्यास कर लें। देखिए ये ध्यान रखना, अलवर जयपुर, और जयपुर में ही क्या है, सांगानेर है, ठीक है। तो सांगानेर जयपुर में ही, यहां सांगानेर लिख सकते हैं आप, सांगानेर, ठीक है। ये सांगानेर हो जाएगा, ये अजमेर हो जाएगा। तो देखिए यहां अजमेर 1 नंबर यहां आ जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा देखिए यहां है बिल्कुल, ठीक है, यहां है, ये बांसवाड़ा है नंबर 2, ठीक। फिर अरावली पर्वतमाला दिखानी, बाड़मेर देख लीजिए पहले, चलिए बाड़मेर ये नंबर 4 है भाई, ठीक। और 5 मध्य प्रदेश की सीमा। अब देखिए मध्य प्रदेश की सीमा यहां है, देखिए धौलपुर से इससे लेकर ये सब, ये जो मैं सीमा बना रहा हूं, ये सब कहाँ है भाई, ये झालावाड़, ये सब, ये यहां मध्य प्रदेश है भाई। इसके बाहर क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सीमा आ गई भाई। सांगानेर मैंने लिख ही दिया, ये 6ठा नंबर है, ठीक। तो देखिए अब साइबर सुरक्षा के 3 उपाय। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सुरक्षा के 3 उपाय आपको बताने। देखिए इसको ढंग से रट लेना, ये प्रश्न कई रूप में आ सकता है, अनेक तरह से आ सकता है। तो इस प्रश्न को ढंग से याद करना है, क्योंकि आने की गारंटी है इस प्रश्न की। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आएगा, मतलब इसको तोड़ मरोड़ के किसी रूप में पूछ सकता है, लेकिन उत्तर यही आपका काम में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तो इसको ढंग से रट के जाना है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो। आप चाहे कोई साइट चलाते हो, जैसे यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप देखोगे इनको हैक करके नहीं लोग वाग पैसे मांग रहे हैं या अनेक दुष्कृत्य जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो पासवर्ड है, या कहीं एटीएम से ट्रांजैक्शन करना है, या आपका इंटरनेट से आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी जन्म तिथि का, नाम का, अपने बच्चे का या लड़के का नाम पासवर्ड के रूप में रख लेते हैं, जिससे आसानी से उसका अंदाज लगाया जा सकता है। इसलिए कभी भी पासवर्ड ऐसा ना बनाएं, मजबूत पासवर्ड बनाएं। मजबूत पासवर्ड का मतलब उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स हों, कुछ स्मॉल लेटर्स हों, उसमें अंकों का प्रयोग करिए, स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग किए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का, @ का, कुछ ऐसे मतलब जिनका आसानी से अनुमान ना लगाया जा सके। फिर नंबर 2, फोन पर किसी भी व्यक्ति कोई पूछे, चाहे भले अपना अकाउंट नंबर या एटीएम का पासवर्ड कभी नहीं बताएं भाई। पिन नंबर या ओटीपी तो कभी नहीं बताएं। चाहे देखिए आजकल जो ठगी सबसे ज्यादा हो रही है, बैंक का अधिकारी बनकर बने होंगे, पूछेंगे आपसे, या कभी किसी LIC का, मैक्स न्यूयॉर्क कंपनी का, मतलब या आपकी कोई लॉटरी लगी है, ऐसे करके पूछते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं और फिर कोई OTP भेजते हैं और उसको आपसे पूछते हैं। और अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपका पूरा खजाना खाली हो जाएगा, खजाना मतलब अकाउंट खाली हो जाएगा, ठगी हो जाएगी। और अपने पासवर्ड को भाई समय समय पर बदलते रहें। तो पहला क्या था, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, जिसका अनुमान संभव नहीं हो। फोन पर किसी भी व्यक्ति को अपना अकाउंट नंबर, ATM का पिन नंबर या OTP ना बताएं। किसी भी तरह की लकी ड्रॉ
यही गड़बड़ है कि आपकी सर 25 लाख की लॉटरी निकली है, लकी ड्रॉ में आपका नंबर आया, आपने मोबाइल फोन जीता है, आपने आईफोन जीता है, ऐसी लुभावनी अगर कोई मैसेज आता है, आपको ईमेल आता है, तो उसके लालच या झांसे में कभी नहीं आए। ठीक है भाई। नंबर 4 क्या है? अपने सिस्टम को मॉलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना, जो फिशिंग, जो ईमेल भेजते हैं ना, जो स्पैम के रूप में भेजते हैं, या फिर ऐसी साइटों का प्रयोग कर देते हैं, आप देख लेते हैं, जो गलत होती हैं, पोर्न से संबंधित होती हैं, या वयस्क लोग जो साइटों को देखते हैं उनमें ये गड़बड़ ज़्यादा होती है। तो वहाँ आपको कोई लिंक लड़की के रूप में भेजेंगे, आप उस पर मतलब गड़बड़ कर जाते हैं, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो मालवेयर के रूप में होते हैं, या सॉफ्टवेयर आपके डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर या पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मालवेयर होते हैं। जैसे ही वो आपके फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में जाएंगे, वो अपना पूरा अधिकार उस पर जमा लेंगे, और आपकी जो गोपनीय सूचनाएं वो किसी थर्ड पार्टी तक या तीसरे व्यक्ति तक वो पहुंचाते रहेंगे। तो अपने सिस्टम को मॉलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम ध्यान रखें, अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का जरूर प्रयोग करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपनी जन्म तिथि किसी को नहीं बताएं, है ना, अपना नाम, मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा ना करें अगर कोई मोबाइल पे आपसे पूछता है, क्योंकि बैंक के अधिकारी कभी इसको नहीं पूछते। तो आप इसमें से जैसे 3 अंक का आएगा तो कम से कम 3 लिख कर आने, मैंने यहाँ 6 लिख दिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ लेना, ढंग से मनन कर लेगा, 6 में से 3 तो याद रह ही जाएंगी। आ रहा है ना मजा? देखिए ऐसा ही एक प्रश्न मैंने और लिख दिया है कि साहिब, देखिए अगर ये भी पूछ सकता है साइबर सिक्योरिटी, ये प्रश्न नहीं है कि जरूरी इसको ही पूछे कि साइबर सुरक्षा के 3 उपाय समझाइए, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि साइबर अपराध क्या है, इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जिसमें फिशिंग का मतलब फर्जी मेल भेजते हैं, कोई संदेश भेजते हैं जिसपे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं ना और उस थर्ड पार्टी के साथ पहुंच जाते हैं, आपके मोबाइल को या आपका जो कंप्यूटर है वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और वो कोई भी सूचना या कुछ भी कर सकते हैं। स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी इत्यादि, ये सभी साइबर अपराध में शामिल है। तो साइबर अपराध में क्या क्या शामिल है भाई? फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन कर दें ना कि आपकी लॉटरी लगी है, आप ठीक है, आपको हम आपके खाते में 25 लाख भेज रहे हैं, अपना जो OTP गई उसको बता दें, ठीक है। ऐसे ही ये पोर्नोग्राफी या मतलब आप जानते हैं इनसे संबंधित जो भी अपराध हैं वो सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो उससे निपटने के लिए या उससे बचने के लिए आप क्या करें? अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड आदि किसी को ना बताएं। नंबर 1 भाई, अपने इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल, आप कभी भी इंटरनेट से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी को रुपए पैसे भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं, तो कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर ना करें। हम क्या करते हैं, वाईफाई के लोभ में किसी कैफ़े में जाकर और इसका उपयोग करने लग जाते हैं। अरे कैफ़े में जाकर जो वाईफाई मिल रहा है आपको वो सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, आपके सिस्टम को कोई भी दूर से हैक कर लेगा, ठीक है। या किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कभी ना करें। अपने ATM का पिन कोड लिख कर नहीं रखें, क्योंकि अगर वो पर्ची खो जाएगी तो उसका दुरुपयोग कोई भी कर लेगा, ठीक है। और OTP तो किसी को बताई नहीं। अब खंड 7 जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितना क्या आएगा? 4 नंबर का। तो देखिए ये 4 नंबर का और ये 4 नंबर का। पहला प्रश्न क्या है भाई? असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाइए, और अथवा में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए असहयोग आंदोलन, उसके बाद बात करेंगे नमक कानून। देखिए मैंने ध्यान रखना, पहला जो मेरा मॉडल पेपर था और ये जो मॉडल पेपर है, आप इनके सभी निबंधात्मक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना, इनमें से ही आ जाएंगे भाई। अगर हुबहू ये प्रश्न नहीं आए तो इनसे संबंधित आएंगे, अर्थात इनमें लिखे गए उत्तर उनमें काम आ जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार की रीति और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ था। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध। दूसरा,
जलियांवाला बाग हत्याकांड दोषियों को सजा न मिलना। जनरल डायर ने जो मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग में जो हजारों निहत्थे लोग इकट्ठे हुए थे, उन पर गोलियां बरसाई थी, हजारों लोग मारे गए थे ना, उन दोषियों को सजा नहीं मिली थी। इन मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। ठीक है, जब ये सब घटनाएं घटित हुई, उस भारत के लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज ऐसे उनकी बात नहीं मानेंगे, भाई आसानी से बात नहीं मानेंगे, इसके लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। अतः 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में, और असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की गई? 1920 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, और ऐसे भी कह सकते हैं गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। इसमें हजारों लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आंदोलन धीरे धीरे अपनी प्रगति पर ही था, लेकिन 1922 में एक अप्रत्याशित घटना घट गई। ठीक है, अब मैं आगे की चीज जो बताने जा रहा हूं वो क्या है कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो देखिए, 1922 में एक अप्रत्याशित घटना घट गई। गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक गांव में एक पुलिस चौकी पर आंदोलन क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और उस पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसके कारण चौकी में छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो अहिंसक आंदोलन चलाना चाहते थे। इसलिए गांधी जी इस तरह की हिंसा से बड़े आहत हुए और उन्हें आंदोलन के हिंसक दिशा में जाने के कारण 1922 में ही इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा हो, वो तो अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही भारत को आजाद दिलाना चाहते थे। तो जो ये 22 पुलिसकर्मी जिंदा मरे, कहाँ मरे? चोरी चौरा नामक स्थान में। ठीक है, तो इससे आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। शुरू कब हुआ था? 1920 में। तो 2 साल ही असहयोग आंदोलन चला था। भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अथवा का प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने घोषणा की कि 1930 में 1 मार्च का नेतृत्व करेंगे। भाई 1930 में 1 मार्च का नेतृत्व करेंगे। नमक कानून के अनुसार बिक्री और निर्माण का अधिकार राज्यों के हाथ में था। उस समय नमक निर्माण का अधिकार किसके पास था? राज्य सरकार अर्थात अंग्रेजों के पास था। चूंकि भोजन का अनिवार्य हिस्सा क्या होता है? नमक। भाई नमक के बिना भोजन संभव नहीं है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों ने यह तर्क देने की कोशिश की कि नमक पर कर लगाना पाप के समान है, कि चूंकि भाई ये मुफ्त में उपलब्ध है, एक तरह से समुद्र के पानी से उसको उबाल कर हम नमक बना रहे हैं, तो और ये भोजन का अनिवार्य हिस्सा है, तो इस पर भी टैक्स लगाया जाए, इसको बहुत महंगे दामों में बेचा जाए, इसको केवल ब्रिटिश कंपनियां ही बनाएं। तो इस तरह की जो मानसिकता है वो पाप के समान है। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। भाई नमक मार्च एक विशिष्ट शिकायत थी कि स्वतंत्रता की सामान्य इच्छा से भाई ये तो बहाना भी था, सही बात है, सभी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए संबंधित मुद्दे पर गरीब और अमीर के बीच कोई विभाजन भी नहीं था। ऐसे लोग भी इसमें शामिल हुए जो नमक की बोरियां खरीद सकते थे। ठीक है, अमीर, तो अमीर लोगों को ये बात नहीं थी कि भाई नमक बहुत सस्ता है, इसमें क्यों मैं शामिल हूं। सही बात तो ये कि सभी लोग अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए आंदोलन तो एक बहाना था। साबरमती से तटीय शहर दांडी तक गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी तय की और फिर नमक को इकट्ठा करके नमक पर सरकारी कानून को तोड़ दिया। स्वयं गांधी जी ने वहां जाकर नमक का निर्माण किया था। गांधी जी ने, अब आप कहेंगे साहब इसमें कानून क्यों तोड़ा? अरे अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अनुसार
नमक बनाने का अधिकार केवल और केवल अंग्रेजों को था, अर्थात अंग्रेजी कंपनियां ही नमक बना सकती थी, भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी। तो गांधी जी ने वहां जाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। समुद्र के किनारे पर प्रचुर मात्रा में नमक उपलब्ध था और समुद्री जल उबालने से नमक का उत्पादन होता था। इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें कई महिलाएं, आदिवासी और किसान शामिल थे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। अब आप कहेंगे सर इसको इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों लिखा? अरे भाई 4 नंबर का पूछा है, ठीक है, तो थोड़े शब्द तो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी इसमें पूरे नंबर मिल पाएंगे। 19वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक में भी आ सकते हैं। अब चूंकि मैंने इसको कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया है, इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में भी है। तो देखिए, अंतर स्पष्ट करना है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक, निर्वाह कृषि और गहन कृषि तो 2-2 नंबर के हैं, इसलिए 4 नंबर का होगा। अथवा में देखिए क्या अंतर स्पष्ट करना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और नंबर 2, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो देखिए पहले प्रश्न में पहले क्या है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। इन क्रियाओं की परिभाषा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं के बारे में शॉर्ट में हम पहले जान चुके हैं भाई, वीडियो की शुरुआत में, याद है आपको? याद होगा। तो अब अंतर स्पष्ट करके देख लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। अर्थात मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है सरल भाषा में, क्या कि वह कार्य क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं हम, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रियाएं कहलाता है। जैसे कृषि, भाई इसके लिए हम पर्यावरण पर निर्भर करेंगे। मत्स्य पालन है, मछली का पकड़ना, ये भी हम पर्यावरण पर निर्भर करेंगे। ठीक है, पशुपालन है, पर्यावरण पर निर्भर करेंगे। खनन, पर्यावरण पर निर्भर करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। ये प्राकृतिक संसाधनों से इसका निष्कर्षण होता है भाई। कृषि का फल कहां से प्राप्त करेंगे, अनाज कहां से प्राप्त करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों से ही तो इनका निष्कर्षण करेंगे। तो वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से, या दूसरे शब्दों में कहें वह कार्य क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, वो सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। तृतीयक क्रियाएं क्या है? तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। ध्यान रखना, वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। या दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में समझ लीजिए, ऐसा कार्य जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ऐसा कार्य जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, या लोक सेवा से जो जुड़े होते हैं, लोक सेवा से जो जुड़े होते हैं, वे सब इस श्रेणी में आते हैं। जैसे यातायात है भाई, क्रय विक्रय तो है, पैसे देंगे यात्रा करेंगे हम। व्यापार है, क्रय विक्रय करते हैं। बैंकिंग है, पैसे जमा कराएंगे, निकालेंगे। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा जोड़ा जाता है, या यूं कहें जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं या लोक सेवा से जो जुड़ी बातें हैं, तो इस तरह के कार्य इस श्रेणी में आते हैं। तृतीय क्रियाओं के उदाहरण क्या हैं? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, न्याय, सूचना आदि। तो आप इन पर मनन करके देखिए, आपको लगेगा यार वेरी गुड। ठीक, तो याद हो गया ना आपको? 2 नंबर इस तरह से आपके पक्के भाई। अब इसी में क्या पूछा था, देखिए निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। तो देखिए निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर देखिए। निर्वाह कृषि देखिए, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए की जाती है। अगर कोई कृषक परिवार है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? निर्वाह। निर्वाह जिस पर हमारा जीवन यापन निर्भर करता हो। ठीक है,
अब निर्वाह कृषि की विशेषता क्या होती है कि पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई विशेष प्रौद्योगिकी या हमारे उर्वरकों का प्रयोग या उन्नत बीजों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता निर्वाह कृषि में। लेकिन गहन कृषि क्या हुआ भाई? गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उर्वरक व खाद का उपयोग किया जाता है, जबकि निर्वाह कृषि में उर्वरक और खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। गहन कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है भाई। ठीक, अब अथवा में क्या था भाई? पहला था परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहां लिखे हुए हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इधर लिखे हुए हैं। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, वे सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। याद होगी? नहीं हुई? दोबारा पढ़ लीजिए। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, वो सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके भंडार सीमित हैं तथा ये अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक भाई, इन ऊर्जा के स्रोतों से प्रदूषण होता है, जैसे कोयला सदियों से करता आ रहा है इसका उपयोग, पेट्रोलियम सदियों से इसका प्रयोग करता आ रहा है। इनके भंडार सीमित हैं, प्रदूषण होता है। आ गई ना? कोयला पेट्रोल दोनों के भंडार सीमित हैं, दोनों के उपयोग से प्रदूषण होता है। प्राकृतिक गैस, ठीक है, आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और अब ये लगभग समाप्त होने जा रहे हैं। आजकल कोयले की तो भीषण कमी देश में चल रही है, जिससे बिजली उत्पादन का संकट देश पर छाया हुआ है भाई। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भाई, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है भाई। जब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं या वो इनकी उपलब्धता कम होती जा रही है, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में किया जाता है, वो सब गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के भंडार तो सीमित हैं, लेकिन गैर परंपरागत स्रोतों के भंडार सीमित नहीं है और ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात इनको रिफिल किया जा सकता है, एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। और इनकी विशेषता सबसे बड़ी बात क्या है कि इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण भी नहीं फैलता भाई, प्रदूषण भी नहीं फैलता। आप उदाहरण, ये गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा अर्थात समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसकी ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो भाई बंधु, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रिवीजन अब कर लीजिए, एक बार रिवीजन आप 24 घंटे के भीतर कर लीजिए, तब आपको ये याद होंगे। मनन आपको करना है भाई। प्रश्न ठीक है ना? आपको पसंद आ रहे हैं तो खुले दिल से प्रशंसा कर दीजिए, और नहीं आ रहे हैं तो जो मन में आ रहा है वो कह दीजिए। फिर दूसरा अंतर इसमें क्या पूछा था मैंने? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज भाई। तो देखिए, नाम से ही पता है, धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे भाई, पृथ्वी से खोदकर जो पदार्थ निकालेंगे, अगर उन खोदे गए पदार्थों से हमें धातु प्राप्त हो सके तो उनको क्या कहेंगे? हम धात्विक खनिज कहेंगे। और अगर धातु प्राप्त ना हो और अधातु प्राप्त हो, उनको अधात्विक खनिज कहेंगे, सीधी सी बात है। अब जैसे धात्विक खनिजों के उदाहरण है लोहा अयस्क है, जैसे हेमेटाइट है, ठीक है, लोहे का अयस्क है। कॉपर पायराइटिस तांबे का अयस्क है, ठीक है। और जैसे मैंगनीज अयस्क है, क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, पाइराइट टंगस्टन निकिल तथा कोबाल्ट सामान्यतः धात्विक खनिज हैं, ठीक है।
खानों से निकाले जाने पर, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है जैसे ना, तो खानों से निकाले जाने पर इनमें अनेक अशुद्धियों का मिश्रण रहता है। जब खानों से खोदकर इन खनिजों को निकालते हैं तो इनमें अनेकों अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अनेकों रासायनिक और भौतिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसे हम बहुत क्या बोलते हैं, धातु कर्म, मेटलर्जी। अतः प्रयोग करने से पूर्व इनका परिष्करण मतलब शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। धात्विक खनिज ताप और विद्युत के कुछ, भाई सीधी सी बात है, जब धातुएं होंगी तो धातुओं की विशेषता क्या है कि धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनमें करंट आता है ना, और गर्म भी हो जाती हैं, तो ताप और विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं भाई। अब अधात्विक खनिज क्या है? जिन खनिज पदार्थों में लोहा, धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं, अर्थात धातुओं के अंश नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे जमीन से खोदकर हम संगमरमर निकालें, नाइट्रोजन निकालें, पोटास निकालें, अभ्रक निकालें, जिप्सम निकालें, कोयला निकालें, पेट्रोलियम पदार्थ निकालें, ये सभी क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण लिखिए, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, अभ्रक, ठीक है, संगमरमर का पत्थर, खड़िया, ये सभी क्या हैं? अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। देखिए, जहां धात्विक खनिजों में अशुद्धियां ज्यादा होती हैं और उनको उपयोग करने से पूर्व उनका शुद्धिकरण करना होता है, लेकिन अधात्विक खनिजों में अशुद्धियां बहुत कम होती हैं। उल्टा है मामला, अधात्विक खनिजों में अशुद्धियां बहुत कम होती हैं, अतः इनके परिष्करण की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इनके शुद्धिकरण की जरूरत नहीं पड़ती। अधात्विक खनिजों की क्या विशेषता होती है कि ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु तो विद्युत की कुचालक होती हैं, तो ताप की कुचालक भी होंगी, ठीक भाई। इसलिए प्रेस या इनमें अभ्रक की प्लेट का है ना, प्रेस की जो प्लेट होती है ना, फिलामेंट के नीचे लगी होती है सफेद सफेद, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो क्या है? अभ्रक बोलते हैं। अब देखिए 20वां प्रश्न देखिए, न्यायपालिका की भूमिका अथवा कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। और दूसरा है, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है, ध्यान, अब देखिए पहले से परिभाषा याद होनी चाहिए। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा कानून को भंग करने वालों को दंड देना है। आई समझ में? तो सरकार का वह अंग जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना और कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों को दंड देना है, न्यायपालिका कहलाती है। इस तरह कानून की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। नीचे वाली परिभाषा लिख देना, चाहे ऊपर वाली परिभाषा को लिख देना। अब न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? सबसे पहला प्रमुख, न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय करेगी यार। न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय करना है। कार्यपालिका कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पकड़कर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। कार्यपालिका कौन है? पुलिस। तो पुलिस क्या करती है? कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पकड़कर कहाँ ले जाती है? न्यायालय में, अर्थात न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। न्यायपालिका उन समस्त मुकदमों को सुनती है और उसके सामने जो उनके सामने आते हैं, जो भी न्यायपालिका के सामने मुकदमे आते हैं या जो व्यक्ति आते हैं, तो फिर उन पर अपने विवेक के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय देती है कि उसको सजा दी जाए, बरी किया जाए, जो भी कुछ करना है, या जुर्माना किया जाए। नंबर 2, न्याय करना। पहली, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्याय करना। दूसरा क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका विधानमंडल में बनाए हुए कानूनों की व्याख्या के साथ साथ उन कानूनों की व्याख्या भी करती है जो स्पष्ट नहीं होते। अगर ऐसे कानून बना दे जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों की समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका के द्वारा की गई कानून की व्याख्या अंतिम होती है, फिर उस पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा भाई। कोई भी व्यक्ति उस व्याख्या को मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो पहला न्याय करना, दूसरा कानून की व्याख्या करना। फिर है संविधान का संरक्षण। भाई देखिए, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर होता है। यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगर कोई
संसद या विधानसभा ऐसा कानून पारित कर दे जो देश हित में, समाज हित में या किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध हो, तो उसको वो असंवैधानिक घोषित करके उस कानून को रद्द करवा सकती है। कौन? न्यायपालिका। ध्यान रखना, न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन का नाम दिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका को प्राप्त होता है। इसी प्रकार न्यायपालिका संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। फिर चौथा है नागरिक अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि इनकी सुरक्षा नहीं की जाती है तो कार्यपालिका निरंकुश और तानाशाह बन जाती है। अब अथवा वाला प्रश्न, संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिए, संसद के प्रमुख कार्य निम्न है भाई। सबसे पहले कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है कि मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर अपना नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। मतलब भाई जितने भी सरकार के मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति या कहें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और वो कोई भी गलत अगर काम करेंगे तो लोकसभा या राज्यसभा में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्थात वो लोकसभा या राज्यसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धारा 75(3) में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, अगर गलत कार्य करेगी तो लोकसभा किसी भी मंत्री को हटा सकती है पद से। संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य एक जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करता है। ऐसे नहीं कि कोई निरंकुश रूप से, मनमौजी रूप से कोई कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा संसद का मुख्य काम है भाई कानून बनाना। आपको पता ही है, कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। और जैसे विधानसभाएं या विधान परिषद राज्यों के लिए कानून बनाती हैं, संसद देश के लिए कानून बनाती है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए, एक तो होती है संघ सूची, अर्थात ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, उन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी संसद है वो संघ सूची में शामिल विषयों और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना, कानून जब मंत्रिपरिषद लेकर आएगी, जो मंत्री विशेष है वो लेकर आएगा, उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश करेगा। ठीक है, और एक सदन जब उसको पास कर देगा तो दूसरे सदन में भी उसको पास कराना होगा। उसके लिए आधे से एक ज़्यादा उपस्थित सदस्यों की वोटिंग उसके पक्ष में होनी चाहिए। और जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा। हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वो कानून बन पाता है। फिर वित्त का नियंत्रण। देखिए, संसद खासकर लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय उसकी अनुमति से हो। अर्थात लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। अब आप जानते हैं वित्त विधेयक क्या होता है कि मंत्री उस और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि किस मद पर कितना खर्च किया जाए। जैसे इतने करोड़ या हजारों करोड़ शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे, इतनी सुरक्षा पर व्यय किए जाएंगे, इतने के उपकरण खरीदे जाएंगे, या कितने पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, कितनी वस्तुओं पर टैक्स कितना बढ़ाया जाएगा, मोबाइल पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स घटाया जाएगा। इन सब पर कौन नियंत्रण करती है भाई? हमारी संसद करती है, खासकर लोकसभा। नंबर 4, विमर्श शुरू करना। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों की चर्चा सदन के पटल पर होती है। कोई भी अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, विदेश नीति से संबंधित कोई कार्य हो, उन समस्त विषयों की चर्चा कहाँ होती है? सदन के पटल पर होती है, संसद के। लिहाजा न केवल मंत्रिमंडल संसद का परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों के बारे में जानता है। जो विपक्षी लोग हैं वो जो कार्यकारी सरकार है उसकी कमियां निकालते हैं, कमियां बताते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, बल्कि पूरे देश को भी सार्वजनिक महत्व के विषयों की जानकारी से मिलती रहती है। आजकल तो संसद का लाइव टेलीकास्ट होता है दूरदर्शन पर। ठीक है, संवैधानिक कार्य भी करती है संसद। संविधान के अंतर्गत संसद एकमात्र निकाय
जो संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश कर सकती है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद कर सकती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जैसा मैंने पहले बताया, लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। एक सदन जब उसको पारित कर देगा, दूसरे में भी उसको पारित कराना होगा। निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, पता है आपको। वह अपनी समितियों के विभिन्न सदस्यों, पीठासीन अधिकारियों और उप पीठासीन अधिकारियों को चुनती है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उसमें वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जब उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। ठीक है भाई। न्यायिक कार्य, संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों, सदस्यों और सीएजी पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को अपने पद से, उपराष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता, उन पर महाअभियोग लगाना पड़ता है और वो महाअभियोग संसद में ही लगाया जा सकता है। तो देखिए संसद के कौन कौन से कार्य हुए। कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, कानून बनाती है, वित्त पर नियंत्रण रखती है, विचार विमर्श शुरू ना करता है, क्योंकि संसद सदस्य जो भी मंत्री परिषद के लोग हैं वो अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को संसद सदस्यों के माध्यम से जानते हैं और लोग, ठीक है, लोकहित के, सार्वजनिक महत्व के लोगों को देश के लिए बताते भी हैं। संवैधानिक कार्य करते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं और न्यायिक कार्य तो करते ही हैं। अब आ जाते हैं हम अंतिम प्रश्न पर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, दोनों मैंने काफ़ी दिमाग लगाने के बाद ये बनाए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है, अथवा में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए और किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन करना है। तो देखिए राजस्थान में पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे? पहला, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उनके राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप देने लग गई थी और जो संधि की शर्तें थी उनका उल्लंघन कर रही थी। अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया बिना किसी कारण के। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। तो राजा लोग उनके कुचक्र को समझने लगे थे, इसलिए क्रांति हुई थी 1857 में। ठीक है भाई। नंबर 2, राज्यों में उत्तराधिकार प्रश्न पर असंतोष था। कंपनी की नीति थी, डलहौजी की विलय नीति। उसने क्या कहा था कि भाई आप अगर संतानहीन है तो आप कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकते और आपकी मृत्यु के पश्चात आपका राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। तो देखिए निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 1826 में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की स्थापना की। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की। मतलब महाराणा बांसवाड़ा के महाराजा लक्ष्मण सिंह नाबालिग थे तो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इनसे असंतोष की भावना भड़की थी और 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी। फिर नंबर 3, सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे। सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को वहां की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंग जी, जवाहर जी, लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना था। ठीक। 4, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी भाई। उनका इन किन प्रकार आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज।
इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की जाने लगी। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावाड़ी ब्रिगेड की स्थापना, ये सब काम किए गए जिनका रखरखाव और खर्चा वो मतलब फायदे तो अपने लिए करते थे और खर्चा कहाँ से लेते थे? राजाओं से लेते थे। सामंतों की मनोदशा, 1818 में संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कठोरिया, सलूम्बर ठिकाने इसके मुख्य उदाहरण हैं। तात्कालिक कारण भी थे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण इनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में, जो भारतीय सैनिक थे उनको ऐसे कारतूस दिए जाते थे जिनमें गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और उन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से, दांतों से खोलना पड़ता था। अब चूंकि गाय और सुअर का मांस तो हिंदू धर्म में भाई त्याज्य, तो सैनिकों में इसके प्रति असंतोष बढ़ गया और जिसकी परिलक्षित 1857 की क्रांति के रूप में हुई। लेकिन ये सभी स्थानों पर एक साथ नहीं हुई, कुछ इनमें कमियां रह गई, राजाओं में एकता भी नहीं थी, इस कारण ये असफल रही। लेकिन स्वतंत्रता की नींव इसी 1857 की क्रांति के कारण पड़ी थी। तो 1857 में क्रांति के कारण आप 4 कम से कम याद कर लेना इनमें से, ठीक है। जैसे कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना, राज्यों में आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अगर ये पॉइंट याद रहेंगे ना, आपको भीतर का मैटर आपको स्वतः याद आ जाएगा, ठीक। अब अथवा में क्या था? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए, याद रखने के नाम। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग निम्न हैं। बूंदी का दुर्ग, कहाँ का? बूंदी का। लोहागढ़ का दुर्ग, भरतपुर का जो दुर्ग है लोहागढ़ का दुर्ग कहते हैं उसको। रणथंभौर का दुर्ग, जालौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। शान है भाई हमारे, आन बान शान, ठीक है। इसी में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक। आमेर का दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सैलानी इसको देखने के लिए आते हैं, अभी जयपुर में है ये। कुंभलगढ़ का दुर्ग, गागरोन का जल दुर्ग, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी आया था, ठीक, नहीं रिक्त स्थानों में भी आया था। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग, ये सोनारगढ़ क्यों देखिए, सोना अर्थात जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वो ऐसे मतलब बलुआ पत्थरों से बना हुआ है जो पीले रंग के हैं, इसलिए इसको सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, मैंने यहाँ 10 लिख दिए, 4-5 कम से कम याद कर लेना, ठीक। अब 2 का वर्णन कर देते हैं। जैसे लोहागढ़ दुर्ग मैंने बताया, ये कहाँ है? भरतपुर में। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भाई महाराजा सूरजमल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बलशाली हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुओं की रक्षा करने वाले थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी वीरता, इनके जो शौर्य की गाथा है वो इतिहासकारों ने इस तरह से नहीं लिखी जिसके वो हकदार थे वास्तव में, ठीक है। आई रियली सल्यूट द ब्रेविटी ऑफ महाराजा सूरजमल। तो देखिए, इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, ठीक है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक। गागरोन का जैसे जल दुर्ग था। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा इसके चारों ओर खाई भी बनी हुई है, भाई ध्यान रखना, सुरक्षा के लिए इस दुर्ग के चारों ओर क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब रणथंभौर का दुर्ग, ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा है रणथंभौर के दुर्ग में। हम्बीर महल, 32 खम्भों की छतरी, ये चीजें प्रश्न भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 32 खम्भों की छतरी पाई जाती है रणथंभौर दुर्ग में। तो इसमें रणथंभौर के दुर्ग में क्या क्या है? नौलखा दरवाजा, हम्बीर महल, 32 खम्भों की छतरी। इसके अलावा यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है भाई, ठीक है, इसको आप छोड़ देना। तो इसी के साथ
इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का जो 4 किताबें हैं यार, बहुत बड़ा कोर्स है, उसका लगभग रिवीजन मैंने दोनों, मेरा जो पहला मॉडल पेपर हो, ये दूसरा मॉडल पेपर, आप इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना, बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है इसको। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपसे क्या कहूं मैं, आप अगर पसंद आया है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कर देना जो आपके सहपाठी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है, थोड़ी सी प्रसन्नता होती है। वैसे मेरे पर इतना कोई प्रभाव इसका पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई देखिए यूट्यूब से मैं कोई कमाई तो कर नहीं रहा हूँ इससे बिल्कुल ही। और कमाई तो तब होती है जब लाखों व्यूज आते हैं, हजारों में व्यूज आते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मिक प्रसन्नता होती है। सही बात तो ये कि जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं, लाइक, कमेंट और ना अच्छी कमेंट करते हैं, आप बुरी भी करते हैं तब भी मैं उसका बुरा नहीं मानता। सही बात तो ये, अगर मेरी कोई कमी आप देखोगे, देखिए आदमी कोई पूर्ण नहीं होता, मैं भी अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, चाहे मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, फिर भी आदमी जीवन पर्यंत सीखता है। आप लोगों से भी कुछ मुझे सीखने को मिले तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात कोई हो नहीं सकती। तो समाप्त करता हूँ वीडियो। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह अध्ययन करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।